हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो जो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो आप लोगों ने काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा भी था कि मैम डिटेल्ड वीडियो बनाइए ऑन द सिलेबस कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए फॉर द प्रिपरेशन, डिटेल में बताइए, राइट। सो मैं आज की वीडियो में वही डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में। पार्ट बी का सिलेबस ऑफ टीजीटी नेचुरल साइंस, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, कि इन टॉपिक को तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं वाइल डूइंग प्रिपरेशन ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन डेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बायोलॉजी के टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपको कवर करने हैं, राइट। तो सबसे पहले टॉपिक आ जाता है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? क्रॉप प्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन के मेथड की स्टेप्स क्या है? पहले इरिगेशन किया जाता है, पहले सीड सो की, पहले लैंड प्रिपेयर किया जाता है, फिर सीड सो की जाती है, उसके बाद उसमें इरिगेशन किया जाता है, देन फर्टिलाइज़र्स मैन्योर ऐड किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स मैन्योर ऐड किए जाते हैं तो कौन से किए जाते हैं? इरिगेशन की जाती है तो क्या क्या मेथड से इरिगेशन कर सकते हैं, कौन सी मशीन हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होती है, ये सब चीज़ें आपके क्रॉप प्रोडक्शन में आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स प्लस में केमिकल्स के नेम, फर्टिलाइज़र्स मैन्योर्स के नाम आपको नाम याद होने चाहिए, और ये फर्टिलाइज़र्स किस में रिच होते हैं, कौन से मिनरल में, कौन से एलिमेंट में, ये आपको पता होना चाहिए। देन इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, फिर इम्प्रूवमेंट हम कैसे ला सकते हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, ठीक है। कौन कौन से क्रॉप प्रोडक्शन मेथड, हम क्रॉप रोटेशन हो गया या फिर मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, राइट, ये सब मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए, लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, ये सब आपको पढ़ना है। दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट। हार्वेस्टिंग के बाद जो हम ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनको किस तरह से स्टोर करते हैं, राइट, उनके प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या क्या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्या ट्रेडिशनल मेथड है, मॉडर्न मेथड क्या है, ये सब आपको इसमें पढ़ना है, राइट। सेकंड टॉपिक आ जाता है माइक्रोब्स, फ्रेंड एंड फो। ये क्लास 8th में भी है, वहाँ से भी आपको भी पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा फ्रेंड एंड फो हो गया माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं? हमारे फूड को भी ख़राब कर देते हैं, हमारे डिजीज़ भी कोज करते हैं, एंड दे आर हेल्पफुल ऑल्सो। तो किस तरह से वो हमें हेल्पफुल है, क्या हमें डिजीज़ कोज करते हैं, हार्मफुल कैसे है, और हमारे फूड को हार्म करते हैं, क्या करते हैं, और उनको माइक्रोब से प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको क्लास 8th की बुक में एनसीईआरटी में मिलेगा। नेक्स्ट आपके क्लास 12th की बायोलॉजी में अगर आप देखोगे तो एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वो टॉपिक भी, वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे डिफरेंट माइक्रोब्स के किस तरह वो हमारे मेडिकल फील्ड में, किस तरह से हमारे डेली लाइफ में माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, और ये माइक्रोब्स क्या क्या डिजीज़ कोज कर सकते हैं, ये सब इस चैप्टर में दिया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों जगह से ये पढ़ना है। नेक्स्ट इज सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल। अगर हम सेल टॉपिक की बात करें उसमें फर्दर 2 सब टॉपिक आ जाते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। तो अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सारी ऑर्गेनेलीज वगैरह आ जाती है, साइटोप्लाज्म आ जाता है, आपके प्लास्टिड्स वगैरह, ये सब, और उनका क्या फंक्शन है, ये आपने क्लास 9th एज वेल एज क्लास, पहले सबसे पहले आप 9th से पढ़े। अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है तो क्लास 9th तक पढ़ ले, काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर आप बायो के स्टूडेंट रहे हो तो क्लास 9th एज वेल एज क्लास 11 से ये टॉपिक को आप पढ़े। फिर सेल डिवीजन की बात हो जाती है। सेल डिवीजन में फिर 2 आ जाते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस, 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। सो ये आपको, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो पूरा पढ़ लीजिए क्योंकि आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपका बायो का बैकग्राउंड नहीं है तो सेल डिवीजन होता क्या है, मियोसिस माइटोसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनका रीज़न क्यों है कि ये 2 टाइप के डिविजन्स होते हैं सेल्स के अंदर, और ये कहाँ, कौन से सेल्स में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए ओवरव्यू, अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है तो मियोसिस माइटोसिस में एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है टिश्यू का टॉपिक। टिश्यू में हम प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट टिश्यू अगर आप क्लास 9 से कर रहे हो दैट इज़ फाइन, और क्लास 11 से भी आप कवर कर सकते हो। तो क्लास 11 में बहुत ही ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है तो उसको मैंने शॉर्ट करके थोड़ा वीडियो बनाई हुई है, जितना हमें रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू पे इंपॉर्टेंट जो भी है क्लास 9th और 11th को कंबाइन करके वो वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। एनिमल टिश्यू 9th और 11th से ही वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से देख लीजिए और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ से करें।
ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है, इम्पॉर्टेंट है, आपको दोनों जगह से ये करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये क्लास 9th में है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में आपके एपीकल्चर, पिसीकल्चर, राइट, ये सब आए हुए हैं। एपीकल्चर में जैसे बीज का हम रियरिंग करते हैं तो बीज कौन सी अच्छी होती है, कौन सा ज़्यादा हनी ईल्ड करती है, बफेलो का साइंटिफिक नेम, काओ का साइंटिफिक नेम, कौन सी इंडियन ब्रीड है, कौन सी फॉरेन ब्रीड है, ये सब इसके अंदर होगा। पिसीकल्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज़ है, कौन सी किस लेवल पे रहती है, कोई अपर सरफेस पे रहती है, कोई बॉटम पे रहती है, कोई मिड में रहती है फिशेज़, इनके एग्जांपल, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला टॉपिक आपको ज़रूर करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट की डाइवर्सिटी होती क्या है, ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी है तो इसको पढ़ेंगे कैसे, बाय क्लासीफाइंग इट। क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप के थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3, 4, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किस किस ने क्या दिया, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाएगा। देन फिर आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि विटेकर ने दिया था, उसमें आपके 5 किंगडम्स बनाए गए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, तो इनको डिटेल में करना है। इनके बारे में मैंने अभी प्लांटे के ऊपर मैंने इनके बारे में मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने 9th एज वेल एज 11th क्लास को कंबाइन करके नोट्स बनाए हैं, वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से कर सकते हो। देखो 9th क्लास से तो करना है ही, लेकिन 11th से भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप उस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपस में प्लांट और एनिमेलिया चैप्टर ही बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैंने वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक कंबाइन करके वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो, राइट। पूरा चैप्टर डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा कवर किया हुआ है। नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आप क्लास 10 से कर ले तो वो काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, वहाँ पे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन ह्यूमन्स का दिया हुआ है, बट वो ओवरव्यू करके दिया हुआ है, ब्रीफ में दिया हुआ है, पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्लास 11th में ये अलग है, देखो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, उसमें एक चैप्टर में पैराग्राफ, एक पैराग्राफ वहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अगर हम क्लास 11th में मूव करते हैं तो वो अलग से चैप्टर बन जाते हैं, यहाँ पे तो अलग से चैप्टर बन जाते हैं, तो ये आपको रीड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन किस तरह से होता है पूरा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और लास्ट ईयर आए भी थे। ह्यूमन स्केलेटन, ग्लैंड्स वगैरह का प्रॉपर आपको डिटेल में पता होना चाहिए, तो ये आप क्लास 11 से करें। अगर आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है एनसीईआरटी क्लास 11 से पढ़ने के लिए, पहले आप क्लास 10th पढ़े, उसके बाद आप मेरी वीडियो देख सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। अभी मैंने 2 चैप्टर्स की वीडियो, 2 टॉपिक की वीडियो बना चुकी हूँ, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं समझने के लिए और नोट्स बनाने के लिए, ओके। आगे भी इस पे टॉपिक्स ह्यूमन फिजियोलॉजी की वीडियोस आएंगी। नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये क्लास 10th से भी कर रहे हो तो इट्स गुड, लेकिन अगर आप बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो मैं आई विल से कि आप 11th क्लास से भी ये करें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी में, ये थोड़ा टॉपिक अलग सा हो जाता है फॉर नॉन बायो बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, ठीक है। बायोलॉजी के स्टूडेंट को भी थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है, टफ टॉपिक है। अगर आप 10th तक भी कर रहे हो इट्स ओके, लेकिन अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, आपको इंटरेस्ट है, तो आप 11th क्लास से भी इसको कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन स्किप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हो, टाइम है, इंटरेस्ट है, तो आप कर सकते हो। पीजीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिनरल न्यूट्रिशन में आपको ओवरव्यू ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिनरल क्या करता है, कितना रिक्वायरमेंट इनका चाहिए होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, इस मिनरल की डेफिशिएंसी होगी, तो प्लांट में क्या डिजीज़ होगी, तो ओवरव्यू आपको इस चैप्टर का पता होना चाहिए। पीजीआर आप क्लास 11th की बुक में गिवन है, प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में, वो अच्छे से आनी चाहिए, राइट, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट, जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं वैसे प्लांट्स के पास भी हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ना होता है वहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर से प्लांट कैसा दिखता है, ठीक है, बाहरी, अगर हम बाहर से प्लांट को देखते हैं वो किस तरह का है, उसकी लीफ कैसी है, फ्लावर किस तरह के है, अरेंज किस तरह से, लीफ किस तरह से अरेंज है,
फ्लावर किस तरह से अरेंज्ड है, रेसिमोस है, साइमोस है, वेनेशन कैसा है, पैरेलल है, रेटिकुलेट है, ये सब मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में हम देखेंगे, ठीक है। ओव्यूल कैसा है, पेरिएटल है, एक्सियल है, किस तरह का है, फ्लावरिंग एक्सियल टाइप है, टर्मिनल टाइप है, साइमोस है, रेसिमोस, ये सब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में देखेंगे। सो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, प्लस इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से प्लांट में किस तरह का वेनेशन है, डाइकोट प्लांट में वेनेशन कैसा होता है, मोनोकोट में कैसा होता है। ये क्लास 11th की बुक में है ये टॉपिक, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं, प्लस मेरी वीडियो भी आएगी इस टॉपिक पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्लास 12th की बुक में दिया हुआ है, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमें ज़रूर कवर अप करना है। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में हम न्यूक्लियस कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करेगा, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन कैसा होता है, फिंगर प्रिंटिंग क्या है, ये सब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये क्लास 12th की ही बुक में है, यूनिट नंबर 2 है। तो अगर आप नॉन बायो बैकग्राउंड हो तो थोड़ा ओवरव्यू तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फिंगर प्रिंटिंग, इनके एटलीस्ट डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। कोडोन वगैरह जो होंगे ये थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा, लेकिन जो बायो के बैकग्राउंड है इन चैप्टर्स को कम्प्लीटली पढ़े, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो समझने के लिए जेनेटिक्स की मेरी वीडियो भी आएंगी, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक 13 जेनेटिक्स। ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ह्यूमन हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से टाइप की डिजीज़ होती हैं, कौन सी इम्यूनिटी क्या होती है, एलर्जी किससे होती है, कौन कौन सा डिजीज़ जो होती है किससे, प्रोटोजोन से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, उनका क्योर क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ये क्लास 12th की बायोलॉजी में है। नेक्स्ट इज बायोटेक। अगर आप बायो बैकग्राउंड के तो आप इसको कवर कर ले, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं इस टॉपिक को। बट मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बायोटेक पढ़ी थी और वहाँ से एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर करके आया था बायोटेक में, वेक्टर का क्या यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ इकोलॉजी, जो कि बायोलॉजी में ही कवर की जाती है। इकोलॉजी में हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा रहता है, हम इसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट सेंचुरीज़ क्या होती हैं, ज़ू क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, और ये सब पता होना चाहिए। पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर किससे कोज हो रहा है, क्या इसका किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकोलॉजी के तो सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और एनवायरमेंटल इश्यूज आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आवर एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल इशूज़, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्लास 9th या फिर 10th में गिवन है। इकोसिस्टम, किस किस से एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आएगा, किस किस से आप एनर्जी बना सकते हो, टाइटल एनर्जी, विंड एनर्जी। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि विंड एनर्जी पे 2 क्वेश्चन आए थे कि विंड एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होती है, ठीक है, और विंड एनर्जी बनाने के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए विंड की टू रोटेट दैट विंड मिल। तो ये सब क्वेश्चन आए थे। कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। नेचुरल गैस के ऊपर, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो क्लास 12th की इकोलॉजी यूनिट है, लास्ट यूनिट है, 4 चैप्टर है वो कवर करने हैं, प्लस 9, 10th के जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट, एंड आवर एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये वाले जो टॉपिक है ये आपको पक्का कवर करने हैं, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में आपका पहला आ जाता है सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। ये क्लास 8th में दिया हुआ है, एक तो यहाँ से करना है, और पॉलीमर्स क्लास 12th की बुक में है, वहाँ से आपने करना है कि कौन सा पॉलीमर की मोनोमर यूनिट क्या होती है, कैसे वो ज्वाइन करते हैं, ब्रांचिंग कैसी है, लीनियर है या फिर ब्रांच्ड है, ये सब आपको। कोल एंड पेट्रोलियम वेरी इंपॉर्टेंट, 8th क्लास की बुक में दिया हुआ है, वो आपने कवर करना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको 10th की बुक से एज वेल एज 8th की बुक से कवर करना है, दैट इज़ मोर देन एफिशिएंट। इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे तो हो जाएगा। कंबशन एंड फ्लेम 8th क्लास की बुक से आप करेंगे। नाउ कम टू मैटर। मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्लास 9th में 2 चैप्टर है मैटर से रिलेटेड, वो आपने करने हैं। एंड स्टेट ऑफ मैटर ये आपका क्लास 12th की बुक में है, शायद या क्लास 11th की बुक में है, वहाँ से आपने कवर करना है, राइट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें क्लास 9 से आप कर सकते हैं।
राइट और जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो क्लास 9 से भी करना है और क्लास 11 से भी करना है। अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड के कैंडिडेट है तो मैं बोलूँगी कि जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो क्लास आप 10th तक तो करने ही करने हैं, 11th और 12th की बुक से भी वो टॉपिक्स कवर करें, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9th और 11th क्लास से जो कि मैंने कवर किए थे, ये मैं उस हिसाब से बता रही हूँ जो मैंने अपने टॉपिक्स कवर किए थे, क्योंकि 2 महीने के टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 11th 12th पूरा का पूरा कर लो। सो एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपको स्मार्टली टॉपिक चूज करने कि आपको करने कौन कौन से है। 10th तक तो सारी बुक पढ़नी है, 9th और 10th की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th 12th में से आपको क्या क्या करना है वो भी मैं यहाँ पे साथ साथ बता रही हूँ आपको। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th की बुक से कर ले, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं करना। एसिड बेसिस एंड सोल्ट क्लास 10th मोर देन इनफ नहीं करना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये क्लास 10th में भी है एज वेल एज 11th क्लास या 12th क्लास में भी है, तो वहाँ से भी आप करें, 11th 12th से भी करें। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये क्लास 11th से आप कर सकते हो, प्लस क्लास 10th में भी है तो दोनों जगह से आप करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन आपका क्लास 11th में है, वो टॉपिक कवर करें। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से लास्ट ईयर 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से और मैं ये पढ़ कर गई थी, तो मेरे लिए एक ये अच्छा काम हो गया कि मेरे को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल गए। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉलिड स्टेट क्लास 12 से मैंने किया था। सॉल्यूशंस आप करें, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर मिक्सचर वगैरह, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कौन सा सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, जो हमने मैटर में पढ़ा है उसी का ही थोड़ा लेवल अप करके यहाँ पे दिया होगा। बायोमोलिक्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल हेलिकल है, डबल हेलिकल है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए में शुगर कौन सी होती है, हेक्सोस होती है, पेंटोस होती है, पेंटोस शुगर होती है, तो ये सब आपको बायोमोलिक्यूल्स में देखना पड़ेगा। ये वैसे तो बायो में भी है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री से कर लोगे, केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है, टू द पॉइंट है, तो मैं बोलूँगी केमिस्ट्री से आप ये चैप्टर कर लें। नेक्स्ट इज पॉलीमर क्लास 12 से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 12 के इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो केमिस्ट्री के आपके यही सभी चैप्टर है। अगर आप इन चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो सो आई गारंटीड आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने भी यही अपने टाइम पे यही टॉपिक्स जो थे वो कवर किए थे। ओके, अगर हम बात करें तो दिस वॉज अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब मैं फिजिक्स के टॉपिक्स को बता देती हूँ डिटेल में कैसे करना है आपने, ठीक है। मैं आपको फिजिक्स में सबसे पहले आ जाता है फोर्स एंड प्रेशर टॉपिक। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब आपने करना है, ठीक है। तो देखो मैंने अपने स्टडीज़ के टाइम पे अपने नोट्स तैयार किए थे, तो मैंने जो किया था, जो 9th 10th के टॉपिक्स थे फिजिक्स के, उनको मैंने 11th 12th से भी प्रिपेयर किया था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सीखा था कि अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो मैं कर पाऊँ अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। और जैसे फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्स पे भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लगाए थे और पूरे नोट्स बनाए थे। 11th 12th क्लास दोनों से ही मैंने इसको कवर किया था। सो दिस वाज, देखो ये मेरे नोट्स हैं, इस तरह से मैंने इनको बनाया था। ये मेरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नोट्स हैं। तो सारे फोर्सेस के बारे में 11th 12th दोनों से ही मैंने अपने नोट्स कवर करे थे, तो ये सब मेरे नोट्स मैंने बनाए थे। तो 11th 12th टॉपिक, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको 10th क्लास 9th 10th क्लास से तो करना ही है, प्लस 11th 12th की क्लास से भी आपको ये करना है। ये सारे फोर्सेस आपको पता होना चाहिए, कौन सा फोर्स किस तरह से एक्ट करता है, प्लस इन पे न्यूमेरिकल्स आपने बहुत लगाने हैं, तभी आप अपनी क्या कर पाओगे, इस पर फ्लुएंट हो पाएंगे, अपनी एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे और आपको पता लग पाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ मैंने अप्लाई करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, किस चीज़ को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला। तो जितना हो सके उतना आप इन पे क्वेश्चंस लगाएं और पहले तो आप थ्योरी पढ़े और अपने नोट्स बनाएं, राइट। और उसके बाद क्या करना है, आपने क्वेश्चंस लगाने हैं। जो टॉपिक कवर करो, सपोज करो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे कर रही हूँ, ठीक है, तो ग्रेविटेशन पे कर रही हूँ टॉपिक, तो मुझे वो टॉपिक कवर करके एक फॉर्मूला पढ़ा, उस पर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए हैं। टेंशन पे है, स्प्रिंग फोर्स है, लास्ट ईयर 2021 में स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो स्प्रिंग फोर्स के ऊपर मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं कि मैम तो ऐसे ही बोल रही है। देखो स्प्रिंग फोर्स पे, ये देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं स्प्रिंग फोर्स पे।
ये सारे देखो स्प्रिंग फोर्स के क्वेश्चंस हैं, ये स्प्रिंग फोर्स पे मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। ये सारे देखो स्प्रिंग फोर्स पे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, ठीक है। फ्रिक्शन पे भी मैंने काफ़ी लगाए हुए हैं, फ्रिक्शन का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रिक्शन देखो, पूरा टॉपिक फ्रिक्शन मैंने किया था, क्लास 11 से भी किया था और क्लास 12 से भी मैंने किया है। ये रहा, सॉरी, फ्रिक्शन, ये सारे फिर मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, एक एक फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। ये मैंने ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो मैंने नोट्स तैयार किए थे ये उस पे है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्लास 11-12 से करें। जो साउंड वाला टॉपिक है अगर आप क्लास 9 तक कर रहे हैं तो वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी क्लास 12 से भी करना है और क्लास 9 से भी अप टू 12th लेवल आपने करना है। वर्क पावर एनर्जी ईजी टॉपिक है, आप इजीली कर सकते हो। ये मत सोचो कि क्लास 12 से नहीं होगा, इजी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। देन लाइट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 से भी करना है आपने और क्लास 12 से भी करना है। इसमें देखो लाइट चैप्टर में आपने कौन कौन से टॉपिक कवर करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। सो रिफ्रैक्शन आपको करना है, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ आपको करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ आपने करना है। उस पर जितने भी क्वेश्चंस आपके केस, जितने स्पेशल केस बनते हैं वो सब आपने करने हैं। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आपने ट्राई करने हैं। देन उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ मिरर पे क्वेश्चन, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, राइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसिस, राइट, डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पे भी क्वेश्चन आया था लास्ट प्रीवियस ईयर। लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, राइट, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। प्रिज्म के बारे में भी क्वेश्चन आए थे, प्रिज्म के ऊपर, डिस्पर्जन बाय प्रिज्म, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ये सब आपने कवर अप करने हैं। लेंसेज में आपको कॉन्वेव, कॉन्वेक्स लेंसेज आपने कवर करने हैं, राइट। उसके बाद लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, राइट, उसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वो आप ट्राई करें, ठीक है। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंसेज, कटिंग ऑफ लेंसेज, ये सब मैंने यहाँ पे अपने टाइम पर पढ़ा था, राइट। सो लाइट में आपको ये रे ऑप्टिक्स में ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। 10th का भी करना है, 10th का तो करना ही करना है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस आपको 11th 12th का भी आपको करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आप क्लास 10 से भी कवर कर सकते हो, उतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपको क्लास 10 से भी कवर करना है और आपको क्लास 12 से भी कवर करना है इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी के भी मैंने अपने नोट्स बनाए थे, यू कैन सी हेयर, ये मैंने क्लास 12 से कवर किया था अपना इलेक्ट्रिसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, राइट, और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट, देन ओम्स लॉ, कंडक्टेंस क्या होता है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंस, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस तरह से वेरी करता है, ये सब चीज़ें, राइट। ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर करी थी। एंड क्रिचॉफ लॉज, क्रिचॉफ्स के सारे लॉ, आपको 2 लॉ है वो ज़रूर करने हैं। तो ये सब आपने क्लास 12 से भी कवर करना है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप 10th लेवल से कर रहे हो तो डैट इज़ ओके, क्योंकि अगर आप क्लास 12 से करते हो, अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली आप इजीली कर लोगे, लेकिन जिनका केमिस्ट्री या फिर बायो बैकग्राउंड है अगर वो 10th लेवल तक भी करेंगे तो इट विल बी ओके। देन सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्लास 9th या फिर 10th में है ये चैप्टर, वहाँ से करना है, मोर देन इनफ है। यूनिट एंड मेजरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 11 से ज़रूर करना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये भी क्लास 11 से है, ये ज़रूर करना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी देखने को मिले थे। रोटेशनल मोशन भी इम्पॉर्टेंट है क्लास 11 से। एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये भी क्लास 11-12 से है। सो फिज़िक्स में आपको ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स तो कवर करने ही करने हैं, इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में जितने भी आपको बायो केमिस्ट्री के जो भी मैंने आपको बताए हैं
ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और यही टॉपिक्स मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे किया था। देखो मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ कि आपने 9th 10th तो पूरे अच्छे से करनी है NCERT, राइट, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो में अगर आप पूरी 11th 12th नहीं कर सकते हो तो आपने क्या करना है, जो 9th 10th में टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से डिटेल में 11th 12th से भी कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा स्कोर आप ला सकते हो बाय डूइंग दीज टॉपिक, दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी पता करने में कि आपको कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में। So this was all about today's video. I hope you liked my video. Do like, share and subscribe to my channel Learn with Alka. डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक एज वेल एज इंस्टा का लिंक मेंशन है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।